प्राइम टीवी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं हमारा खास प्रोग्राम सशक्त भारत सशक्त नारी, जिसमें हम हर दिन एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके समाज के लिए मिसाल कायम की है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज को न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमारे समाज को एक नई राह भी देती है। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। इन्होंने बेटियों की शिक्षा को केवल अधिकार नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया है। समाज में बदलाव लाने का जो सपना उन्होंने देखा, उसे उन्होंने हकीकत में बदल कर दिखाया। डॉक्टर साहनी का काम सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने हजारों लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। डॉक्टर उर्वशी साहनी 3 दशकों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और वे स्कूल प्रशासन, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण की एक अग्रणी विशेषज्ञ है, जिनका विशेष ध्यान बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी पर है। उन्होंने सुरक्षा यानी एक महिला अधिकार संगठन दीदीज महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के लिए एक सामाजिक उद्यम और स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि शेफ की स्थापना की। वर्तमान में वो शेफ की संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ है। पिछले 3 दशकों में शेफ और उसके स्कूलों और आउटरीच पहलों के माध्यम से डॉक्टर साहनी के कार्यों ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों और 50 लाख से ज्यादा बच्चों को प्रभावित किया। इनमें से ज्यादातर वांछित समुदायों की लड़कियां हैं। इसके अलावा डॉक्टर उर्वशी साहनी अशोका फेलो है। अमेरिका के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन स्थित सेंटर फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन में नॉन रेजिडेंट फेलो है और वर्तमान में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और हाल ही में डॉक्टर साहनी को टैटल पत्रिका द्वारा प्रकाशित एशिया की सबसे प्रभावशाली द इम्पैक्ट लिस्ट 2020 में नामित भी किया गया था। डॉक्टर उर्वशी साहनी उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों के एक संघ द यूपी कलेक्टिव का भी नेतृत्व कर रही हैं, जो कि सतत विकास लक्ष्य को साकार करने में उनके प्रयासों को गति प्रदान करता है। और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 12 फरवरी 2021 को कोविड-19 के समय उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य और बालिका शिक्षा एवं लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देने के लिए डॉक्टर उर्वशी साहनी को छठा अस्तित्व सम्मान 2021 में प्रदान किया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर उर्वशी साहनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपके बारे में जितना इंट्रो दे शायद वक्त कम पड़ जाए, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है और इंट्रो आपका इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपने हर क्षेत्र में जिस तरीके से काम किया है। सबसे पहला सवाल, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? किस तरीके से आप महिलाओं के लिए आगे आकर काम करती हैं? आप बच्चियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती हैं और साफ तौर पर अगर बात करें जेंडर इक्वालिटी पर, कहाँ से सबसे पहले प्रेरणा मिली आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, और हम आपके सब दर्शकों को भी शुभकामनाएं। कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, महिलाओं को इस काम करने के लिए तो शायद अपनी जिंदगी से ही प्रेरणा मिलती है। मेरे माता पिता की पैदाइश रावलपिंडी में हुई, वहाँ से उनको छोड़ना पड़ा। हम लोग हिंदू हैं और वहाँ पे जब इतना खून खराबा हो रहा था पार्टीशन के समय, उनको वहां से भागना पड़ा सब कुछ छोड़ के। यहाँ आए और पूना में बसे, मेरी पैदाइश पूना में है। अब जब सब कुछ छूट गया, घर बार, और उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी, तो पिताजी ने अपना जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, उनको बहुत ही पकड़ कर रखी कि, और महाराष्ट्र आप जानते पंजाब से बहुत दूर है हर विषय में, कि उनकी लैंग्वेज अलग, उनका खाने पीने का है, रहन सहन अलग, सब कुछ अलग। तो बस फिर उनको लगता था कि जिस तरह उनकी परवरिश हुई थी बचपन में और जो उन्होंने देखा उनकी बहनों के साथ होता था, शायद उसी तरह उनको अपने परिवार को रखना है। वो इसके बड़े पेट्रियार्क थे, बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने कुछ ना होते हुए भी बहुत बड़ा कारोबार उन्होंने फिर बना लिया। लेकिन उनके दिमाग में वैसे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे हर एक मायने में, लेकिन जेंडर के मामले में नहीं। उनको लगता था कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, घर बार संभालना चाहिए, उनको पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, जितनी है बस उतनी, स्कूल खत्म हो तो लड़कियों की शादी कर दो, और उनको लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि दब के रहना चाहिए, क्योंकि वही उनकी जगह है। ऐसी तो मेरी परवरिश हुई, और वही स्कूल में मेरे अव्वल मार्क्स आए। मैं फर्स्ट आई थी अपने स्कूल में, लेकिन उन्होंने मेरी शादी 1 साल के बाद ही लड़का ढूंढा, सगाई कर दी, और थोड़ी देर बाद शादी भी हो गई। शादी करके ही मैं लखनऊ आई। उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता था कि शाम को
जब मैं छोटी थी कि मेरे भाई जाएं क्रिकेट खेलने और मैं सबके कपड़े प्रेस करूं। मम्मी से पूछा तो वो कहती थी कि देखो लड़कियों के साथ ऐसे ही होता, ज्यादा बोलो मत, करो अपना काम। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका हम विरोध कर सकें। शादी हो गई, इतनी दूर आ गए, कोई किसी को नहीं जानते थे लखनऊ में, तो भी ये कहा कि अच्छी बहू की जो पट्टी पढ़ाई थी पिताजी ने कि वैसी बनना चाहिए, अच्छी बीवी, अच्छा मतलब कि सबका कहने मानने वाली और सबको अपने को बिल्कुल पीछे रखने। चलिए इसी में एक दो बेटियां, मेरी दो बेटियां हो गई और मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली घर में बैठकर ही, बीए की पढ़ाई। फिर एक दिन फोन आता है पूना से मम्मी का दोपहर में कि बेटा तुम जल्दी से दिल्ली चली जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि मेरी एक ममेरी बहन थी कि उसको जल गई है। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैं भी बहुत यंग थी, वो मुझसे छोटी थी बल्कि 2 साल। कि जल गई, तो मैंने सोचा ऐसे थोड़ी चोट वोट लग गई, जल गई तो इसमें दिल्ली भागने की क्या जल्दी है? कहने नहीं बेटा जल्दी जाओ, हम लोग भी आ रहे हैं। तो मैं चली गई और जब मैं गई तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी और वो उनको केरोसिन डाल के वो जली थी। उन्होंने सुसाइड का बता दिया। ये मैं 1982 की बात कर रही हूँ। तब वो लॉ नहीं बनी थी, उसके बाद बनी कि अगर 7 साल तक किसी लड़की की नवविवाहिता की इस तरह की डेथ होती है जिसको वो आत्महत्या कहते हैं, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तब नहीं था। तो मैंने देखा, मैं बिल्कुल सहम गई। तब मुझे समझ में, मैं कहा ये हो कैसे गया? ये इसी ट्रेजेडी को लेकर जब मैं वापस आई तो मैंने कहा नहीं, लड़कियों के ऐसा कैसे हो गया? उसने किसी से कुछ कहा नहीं, कैसे किया? तो मैंने फिर संस्था शुरू की, सुरक्षा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी जगह बनाऊंगी जहाँ किसी लड़की, कोई औरत प्रताड़ित हो तो आके बात तो कर सके। अब क्या करना था मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं नहीं करना है। करते करते मैंने सोचा नहीं, यंग लड़कियों से बातचीत करनी चाहिए। तो स्कूल्स कॉलेजेस में मैं मीटिंग्स करने लगी। जब मीटिंग करने लगी तो मुझे तब समझ में आया कि हम लोग एक जिसको कहते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, लोरेटो लमार्टिनियम, हमारा स्कूल सेंट मैरीज, उसको हम हाई क्वालिटी एजुकेशन मानते हैं। लेकिन हाई क्वालिटी तब हुई ना जब आपको जीने की राह दिखाए। सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पढ़ने से तो हाई क्वालिटी नहीं हो जाती है। और वही मैंने देखा इन बच्चियों को भी। मैंने कहा ये सब पढ़ तो रही हैं और इनके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, कॉलेज भी चली जाएंगी, लेकिन तब भी अपने को कुछ समझें, अपने को सम्मान समझें। समानता का पाठ स्कूल में नहीं पढ़ाया और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप अपने को नहीं समझते कि आई एम एन इक्वल, तो फिर आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे अपनी इक्वलिटी को असर्ट करेंगे? नहीं कर सकते। और इसी से लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है, तो वो कुछ कहती भी नहीं, मार डाली जाती हैं तो भी नहीं, तो बस खत्म। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, शिक्षा कुछ और होनी चाहिए। करते करते मैंने और स्कूल्स को देखना शुरू किया और मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का, मुझे स्कूल बहुत अच्छे लगते थे। मैं वाराणसी गई, राजघाट स्कूल देखा, वहाँ पे अहल्याचारी मिली और उन्होंने कहा कि तुम स्कूल खोलो। मैं कहा मैं स्कूल खोलूं? मेरे पास बीएड नहीं है, तब एमए कर लिया था। मैं कहा कैसे खोलते स्कूल? कहते नहीं हम हेल्प करेंगे। मैंने कहा बीएड नहीं है। तो उनका पर तुम्हारे सवाल सब सही हैं, तो तुम स्कूल खोलो। तो मैंने गराज में खोला था 6 बच्चों को लेकर। करते करते फिर प्रेरणा भी खुला, पहले स्टडी हॉल खुला, फिर प्रेरणा जो हमारा स्कूल गोमती नगर में है, पहले घर में था, फिर गोमती नगर गया, फिर शाम को दोपहर में हमने लड़कियों के लिए खोला, जहाँ पे बहुत सी हम लोग पहले उनको घर से लेकर आए। और फैमिली का सपोर्ट था इस दौरान? नहीं, हमारी फैमिली का, हाँ, तब तक इतना था कि चलो औरतें कुछ करना, चलो स्कूल खोल रहे हैं, उसमें क्या है। इतना ऑपोजिशन नहीं था। जब मैं पढ़ रही थी तो जब मास्टर्स किया तब ऑपोजिशन था, बैचलर्स किया तो कोई नहीं था, क्योंकि घर में बैठ के किया। मास्टर्स किया तो ऑपोजिशन था, लेकिन तब तक मुझे हिम्मत आ गई थी और मैंने किया। फिर पीएचडी भी किया, और वो भी विलायत से, यहाँ से नहीं। तो जब लड़कियों के लिए पहले सोचा चलो स्कूल आ जाएंगी तो इनमें हिम्मत आ जाएगी, फिर मैंने देखा ऐसे नहीं हिम्मत आती है, इनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो फिर मैंने एक क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी करके बनाया, जिसमें हम लोग हर हफ्ते एक बार इनकी अलग से क्लास लगती है कि बच्चों से ये बात होती है कि बेटा औरतों के साथ ऐसे होता क्यों। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि अच्छा घर में कौन किसको पीटता है,
तो वो बताती हैं कि पापा लोग दारू पी के पीटते हैं। तो मैंने कहा मम्मी कभी पीटती है? नहीं, हंसने लगी। मैं कहा क्यों? कहते वो समाज में अलाउड नहीं है ना। तो मैंने कहा समाज किसने बनाया? कहते हम सब ने। तो मैंने कहा कौन नहीं अलाउ कर रहा है फिर? मतलब समाज भी भगवान से बन के नहीं आया, ये नियम भी वहां से बनकर नहीं आए, हम ही लोग ने बनाए। इनको बदल भी तो सकते हैं। कभी सती हुआ करती थी, अब नहीं होती है, तो बदल सकते हैं ना। इस तरह बच्चों को समझाते हैं कि जो एक सामाजिक ढांचा है उसी से ये सब बातें उत्पन्न होती हैं, तो वो सामाजिक ढांचा को बदलने की जरूरत है। उनके पापा गलत नहीं है, भाई गलत नहीं है, पति भी कभी कभी गलत नहीं है, लेकिन उसी ढांचा में सब पले। उनको लगता है कि मारना पीटना उनका अधिकार है, वो करते हैं। और औरतों को लगता है कि उसको सहना हमारा धर्म है, तो वो भी करती हैं। और ये परंपरा चली आती है। ये समझाना कि नहीं, किसी को मारने पीटने का अधिकार नहीं है, समानता का हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, और अगर कुछ जन्म सिद्ध अधिकार है तो वो है। बिल्कुल। तो इसको हमें अपने अधिकारों को पाना भी हमको आना चाहिए। तो उसकी हम उनसे इतनी बातचीत करते हैं, अपनी बात भी बताते हैं, अपनी कहानी हमने बताई, उन्होंने अपनी कहानी बताई तो हमने सुनी, कोई सुनने वाला तो हो। तो उनको फिर धीरे धीरे समानता का पाठ पढ़ाते हैं। और हमने अपने स्कूल का गोल बना लिया कि जब तक हमारी बच्चियां अपने को सम्मान ना समझे कि हम समान हैं, और ये ना समझे कि उनके अधिकार क्या हैं, लॉ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, समाज क्या कहता है, और उसमें हम लोग को किस तरह सामंजस्य करना है, और अपने अधिकारों को कैसे पाना है, प्यार से भी, लड़ के भी, झगड़ के भी, लेकिन पाना है, अपने को किस तरह सुरक्षित रखना है। हमने कहा तब तक हम उनकी शिक्षा को अधूरा समझेंगे। हाँ, उनको बोर्ड का इम्तहान देना है, हाँ उनको कॉलेज भी जाना है, लेकिन इससे उनकी जिंदगी ना बदलेगी जब तक वो नहीं जानेंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और ये कोई भगवान का दिया नहीं है, बिल्कुल इंसानों ने बनाया समाज, इंसान ही इसको बदल सकते हैं। और फिर किस तरह हम कल्पना करें कि दुनिया फिर कैसी हो सकती है जिसमें हम सब समान हो। फिर करते करते ये समझ में आया कि जब तक लड़कों को नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ ना होगा, क्योंकि लड़कियां तो एम्पावर हुई जा रही हैं और वो फिर अपनी बात भी कहती हैं, बाहर भी निकल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन आप देखिए वायलेंस जो है औरतों के प्रति, जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो तो और बढ़ती जा रही है। तो सब कहते हैं आप ही लोग ये सब पटियां पढ़ाते हैं, इसीलिए देखो डिवोर्स भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। मैंने कहा आपका मतलब है डिवोर्स ना हो लेकिन लड़कियां मरती रहें, वो आपको गवारा है। तो हम लोग ने सोचा कि देखो लड़कों को भी समझाना पड़ेगा। तो हमने फिर बॉयज स्कूल भी खोला, ज्यादा नहीं बच्चे रखे, सिर्फ 200, क्योंकि जितने हमारे पास सरप्लस फंडिंग है वो हम अपनी लड़कियों को देंगे, उनकी दिक्कत ज्यादा है। लेकिन लड़कों को भी हम केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस नहीं पढ़ाते, उनको भी समानता का पाठ पढ़ाते हैं कि देखो बेटा जो कुछ हो रहा है आपकी ही बहनों के साथ, आपकी ही माँ के साथ, आप ही की बीवियों के साथ हो रहा है। जब उनको होता है तो दुख आपको भी होता है। इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों आप राक्षस बने जा रहे हो? प्यार से रहोगे तो आपके लिए कितना अच्छा है। प्यार से तो आप दुनिया जीत लेते हो, राइट? अगर अपनी बीवी को, अपने बहन को, अपनी बच्ची को प्यार से रखो, कितना फायदा है आपको। दूसरा, पूरा कमाने का भार आप ही पे क्यों होना चाहिए? आपकी बीवी अगर साथ दे, वो भी काम करे, आपके बहन काम करे, मिलजुल कर हम लोग सब करें, तो आपका भार कम होता है कि नहीं? दूसरा, दहेज, चलिए दहेज के मारे जलती पिटती महिलाएं हैं, दहेज इकट्ठा कौन करता है? भाई, पिता, किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है? आप पर। तो ना लो ना दो, वो स्ट्रेस भी गायब। तो इस समाज को बदलने में, समानता के साथ अपने जीवन को जीने में आपका भी बहुत फायदा है। आपकी बहनों का तो है ही, लेकिन आपका भी बहुत फायदा है। और आप हमारे लड़कों का भी कभी इंटरव्यू लीजिए, आप देखिए कितने बदले हुए और कितने अच्छे हमारे बेटे हैं। डॉक्टर सानी, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपकी जिस तरीके से परवरिश हुई है, एक पेट्रियार्की फैमिली में हुई है, पूरी सोच वैसे ही कि बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। हालांकि आपकी भी शादी 17 साल के लगभग उम्र में हो गई थी,
लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपकी जर्नी थी, आपने पढ़ाई की और पीएचडी तक आपने की, वो भी विदेश में जाकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, तो वो सफर कैसे तय किया? वहां पर क्या कोई बैरियर्स नहीं आए आपके बीच में? देखिए, धीरे धीरे मैं भी सशक्त हुई। और मैं बताऊं, सशक्त भी ऐसे नहीं कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ डाली फेमिनिज्म पे, लेकिन जब मैंने सुरक्षा खोला और जब मैं औरतों की पीड़ा देखने लगी बहुत ही करीब से, और जब मैं बच्चियों के साथ बात करने लगी, लेडीज के साथ भी मीटिंग्स होती थी, मुझे निकाल देती थी सब मदर्स कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, औरतें और मर्द कभी समान हो ही नहीं सकते, भगवान ने ऐसा बनाया, अब प्लीज हमारी बेटियों को बिगाड़िए नहीं, अब चली जाइए। मैंने कहा मैं जा तो रही हूँ, लेकिन आपको बता दें कि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सबको प्यार करते हैं और वो हम लोग सब समान हैं। तो धीरे धीरे उनसे बातचीत करने में, पहले तो मैंने बताया ना कि बहुत जोर से जो वो सदमा लगा, उसी से मुझे बहुत सी अकल आ गई। फिर करते 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 समझ में आया, फिर करते 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 हिम्मत भी आई देख। तो जब मैं अपना एमए पीएचडी एमए करने जा रही, पहले मेरी 2 एमए हैं, और मैं ही हूँ अपनी फैमिली में जिसकी पीएचडी है और किसी की नहीं है अभी तक, उसको भी 30 साल हो गए अब। तो एमए जब मैंने किया दूसरा, तो पहले तो सबने मना किया, पति ने भी मना किया, मेरे पेरेंट्स के साथ कंप्लेन भी की क्योंकि उनका एमए नहीं था, और सासू जी ने तो कहा तुमको इतना पढ़ना था तो तुमने शादी क्यों की। और मैंने कहा शादी और पढ़ाई से क्या मतलब। फिर मैं जब स्कूल का शुरू हुआ तो मुझे लगा मुझे कुछ और सीखना चाहिए। तो फिर अहल्या जी ने ही कहा, अहल्याचारी जो मेरी मेंटर थी, उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बाहर जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है और तुम काबिल हो, तुम कर लोगी। मैंने कहा 2 बच्चे हैं। तब उस वक्त माय हस्बैंड आल्सो स्टूड बाय मी, उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ। मदर इन लॉ है, उनको नहीं अच्छा लगा मदर इन लॉ को, उनको कहा चलो 1 साल का है। वहां से क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और वहां पे भी पीएचडी का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारी प्रोफेसर ने बहुत इंसिस्ट किया तुम जा तो रही हो लेकिन तुम अप्लाई करो और तुम पीएचडी करने वापस आओ, पूरा स्कॉलरशिप वगैरह दिए, फिर मैं वापस आई। हाँ, कैसे बैरियर्स, क्या सीखा भी, क्या बिल्कुल आई टेल यू, सीखा बहुत कुछ। एक तो देखिए मेरी बैकग्राउंड सब प्राइवेट स्कूल्स की है, मैं भी वहाँ पढ़ी, मेरे फादर बिजनेस में थे, यहाँ भी मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में गए, पर मुझे शिक्षा में कुछ करना था तो मैंने वहाँ ही सीखा। उधर सब कुछ सरकारी स्कूल्स की बात करते थे, तो मैंने देखा कि अगर शिक्षा में कुछ करना है तो फिर सबके साथ करना है, केवल एक तबके के साथ। बिल्कुल राइट, वो एक बहुत बड़ी एक मुझे सीख मिली। तो इसीलिए मैंने जो अपना रिसर्च किया था, मेरी डिग्री तो वहाँ से है, लेकिन मेरा रिसर्च यहाँ के सन्यासी बाग में एक सरकारी स्कूल है, पेड़ के नीचे क्लास लगती थी, वहाँ मैं 3 बार पढ़ाने जाती थी हफ्ते में। बहुत कुछ सीखा कि गांव के माहौल में बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे सीखते हैं, सरकारी व्यवस्था कैसी होती है, उसमें क्या कमियां हैं, बहुत कुछ सीखा उससे। और इससे करते करते मुझे समझ में आया कि हमारा देश बहुत बड़ा है और एक ही तबके पे सारा जोर है कि इन्हीं को सारी अच्छी शिक्षा भी, अच्छे कॉलेज भी, फिर अच्छी नौकरियां भी, राइट। तो बाकियों का क्या होगा फिर। तो मेरी समझ में आया कि सबके साथ करना चाहिए, इसलिए हमारे फाउंडेशन में देखिए स्टडी हॉल भी है जो मध्य वर्ग के बच्चों के लिए है, प्रेरणा है जहाँ के बच्चे बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, फिर विद्यास्थली है जो गांव में है, वहाँ 110 गांव से बच्चे आते हैं, हमारा कॉलेज भी पेपरसंड में है, वो भी पेरी अर्बन समझ लीजिए, 30 गांव से बच्चे आते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि सब बच्चों को समान शिक्षा हो, और सब जगह हम लोग ये क्रिटिकल डायलॉग्स करते हैं, बल्कि हमने जाति को भी लेके बात शुरू की कि किस तरह जाति व्यवस्था भी गलत है, कि ये नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ऊंच नीच है और बहुत इसमें भी बहुत शोषण है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पूरे फाउंडेशन के बच्चे पहले तो एक डेमोक्रेटिक विजन से निकलें। हमारा विजन भी है कि सबको ऐसी शिक्षा मिले जो उनको जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पर्सनल फ्लरिशिंग और एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए उनको शिक्षा दे। तो हमारे सब करिकुलम भी वैसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर यूनिसेफ ने हमारा काम देखा, उनको बहुत अच्छा लग गया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में करिए, हम लोग केजीबीवी जो केंद्रीय बालिका विद्यालय जो होते हैं उनके साथ करिए। तो हमने पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में किया,
ये मिर्जापुर, सोनभद्र और जौनपुर। फिर वो अच्छा लगे तो कहा 5 और करिए, उन्होंने 5 और दिए, हमने 6ठा लखनऊ को भी ले लिया अपने आप। फिर हमने कहा केवल ये क्यों, पूरे यूपी का करते हैं, पूरे यूपी। अब हम सब 740 KGBVs में हम लोग 2 सिरे ट्रेनिंग कर चुके हैं, और कितनी चाइल्ड मैरिजेस रोकी हैं, कम से कम 1000 से ऊपर। कि कैसे कैसे इसको रोका जाता है, मतलब क्या करते हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि गरीब तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा देना, जो बच्चियां हैं, अगर वो गांव से कई बच्चे आते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा होता था, अभी भी जो प्रथा है जल्दी शादी कर देने की, वो अभी भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। 17 साल 18 साल की उम्र में भी गाँव में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। और आपके, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन आपके जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ जब ऐसा होता है तब कैसे काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग सिर्फ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमारी टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग है कि किस तरह हम लोग बच्चियों को मजबूत बनाए कि वो भी इसका विरोध कर सकें, हमको बता सकें कि ऐसे होने जा रहा है, प्लीज हेल्प करिए। फिर हमारी टीचर्स इंटरवीन करती हैं, पेरेंट्स को बुला के उनकी काउंसलिंग होती कि गलत है मत करिए। नहीं मानते हैं तो हम तो फिर कानून का तकाजा भी देते हैं कि देखिए कानून ये तो गैर कानूनी है, आप सोच लीजिए। और फिर पुलिस भी आ जाएगी, वो तो ये कहते हैं ना हमारी घर की इज्जत का सवाल है, कार्ड बढ़ चुका है, ये वो फला। मैंने कहा तो बेइज्जती तो तब होगी जब पुलिस आ जाएगी दरवाजे पे, तब क्या करोगे? जब तब भी नहीं माने तो एक मैं एग्जांपल देती हूँ। तो मैंने फिर किसी तरह उस बच्ची के जो मंगेतर था, वो देहरादून में था, उसका फोन नंबर मेरे हाथ लग गया, तो मैंने उसको फोन किया। तो वो तो बिल्कुल नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करिए, मैं उसको पढ़ने दूंगा, पर आप 16 साल की थी तो आप शादी होने दीजिए। मैंने कहा देखो बेटा 16 साल की है ना, तुम 2-3 साल रुक जाओ, पढ़ लेगी, खत्म हो जाएगा, तब कर लेना। अरे कार्ड बच चुके हैं। मैंने कहा मेरा कार्ड तो बच चुके हैं, पुलिस आ गई तो फिर इज्जत का क्या होगा, तो आप इसको रुक जाओ। मान गया, एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ। और बच्चों को भी वो सिखाया, लड़कों को भी चैंपियंस बना दिए, भाइयों बेटों की पेरेंट्स ज्यादा सुनते हैं। 14-14 साल के बच्चों ने रोकी है। फिर हम प्रधानों की ट्रेनिंग करते हैं कि आप रोकिए, अभी जेंडर कोऑर्डिनेटर्स की है, और हमारा जो सुरक्षा है उसको फिर साथ में लेते, फिर वो भी इंटरवीन करते हैं। तो हम हर एक चीज की सहायता लेते हैं, कानून की, पुलिस की, अपनी बातचीत करने की, लेकिन गोल है कि इसको रोकना है। देखिए इंडिया में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड ब्राइड्स इंडिया में है, और सबसे ज्यादा हमारे ही प्रदेश है नॉर्थ इंडिया के, बिहार, यूपी, बंगाल, ये सब है, राजस्थान। और इतना मीनिंग चाइल्ड, हम इसको चाइल्ड मैरिज भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं दिस इज गर्ल स्लेवरी। इतने छोटी बच्ची को आप सेक्सुअल बॉन्डेज, फिजिकल बॉन्डेज, इकोनॉमिक बॉन्डेज में डाल रहे हैं, इट इज सो रॉन्ग। क्या है उसका फ्यूचर? सबसे ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी भी होती है जहां पे अर्ली मैरिजेस हैं, सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी होती है जहां पे अर्ली मैरिजेस हैं। इट्स सो रॉन्ग। तो मैंने पूछा एक बार, मदर्स की मीटिंग कर रही थी, मैंने कहा आप क्या अपनी बेटियों को प्यार नहीं करते? अब बताओ आपके साथ हो, अब अपनी बच्ची के साथ भी ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें प्यार का क्या सवाल है, ये तो गांव हमको छोड़ेगा नहीं, और हम बहुत गरीब हैं। मैं आपकी गरीबी कहाँ का हल कहाँ है इसकी शादी में? शादी पे भी तो खर्चा होगा, तो समझाते हैं, पढ़ाइए लिखाइए, ये भी कुछ कमाए, बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो देखिए हमको सक्सेस रेट हमारा अच्छा है दिक्कतें। ऐसा भी हुआ है जहां पे लड़की ने विरोध किया तो उसको मारा पापा ने घर में, लेकिन उसको इतनी अकल थी कि हमको बात बतानी है, तो हम लोग फिर पहुंच गए, उसको रेस्क्यू कर लिया। आज उसका MA है, शादी, अब उसकी शादी भी हो गई, एंड वेरी नाइस, छोटा बच्चा भी है, अभी भी कमा रही है, उसकी अच्छी 30-35,000 रुपीज की सैलरी भी है, तो दोनों मिलकर बच्चे को पाल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। फिर अपनी लड़कियों को हम लाइफ प्लान करवाते हैं। कक्षा 9 में आप आई, हमने आपको हर साल एक बताया कि चलो बनाते हैं, जैसे मैप नहीं होता कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बनना है, कैसे बनना है, कितने सालों की पढ़ाई है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, और फिर कितना खर्चा आएगा, कैसे करोगे। केवल वो नहीं, फिर पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, और जब वो बन जाता है उन पेरेंट्स का भी सिग्नेचर होता है। बहुत से पेरेंट्स तो यही कि अरे नहीं शादी में इतना खर्चा होगा, पढ़ाई पे कैसे करें। तो हमने फिर उनको उसका गणित बताया। मैं कहा कितना खर्चा होगा,
बच्चों से पूछा पहले शादी पे कितना खर्चा होता है, उनका हिसाब इस पे, लाइट पे, ये पे, उस पे, खाने पीने, मेकअप, तो मेकअप को तो बहुत शौक है ना, तो कि 8 लाख। मैं कहा अच्छा, तो बताओ पढ़ाई कहाँ से आएगा? कहते लोन ले लेंगे, पापा मम्मी कहीं से भी बंदोबस्त कर देते हैं। मैं कहा जमीन बेच देंगे। तो मैंने कहा और बताओ ये पढ़ाई पे कितना खर्चा आएगा बीए करने के? चुप, कुछ नहीं पता। मैं कहा ये क्यों नहीं पता? कहते आंटी अभी हम लोग नहीं है ना कॉलेज में। मैंने कहा तो शादी भी तो नहीं हुई है ना, वो कैसे पता? कहते वो घर में बातचीत होती रहती है। मैं कहा चलो हिसाब लगाते हैं। लगाया तो उसके 2.5-3 लाख का खर्चा। मैं कहा देखो अगर शादी पे 8 लाख ना खर्चो, उस पे 3 लाख खर्च दो, पढ़ाई पे 3 लाख खर्च दो, तब भी 2 लाख का फायदा है। तो सोचो ना, फायदा है इसमें। फिर आप कमाओगे, उसका फिर आपके पास आएगा, उनकी समझ में आ जाता है। फिर मैंने कहा पेरेंट्स से इसी तरह के तो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है समझाना, काउंसलिंग करना, आ रहा है उनको समझ नहीं आ रहा है। कई बार शुरू में तो नहीं आता है समझ में, पर आप लगे रहिए ना। हमारे पास इसीलिए 4 साल का टाइम है, और अगर बीच में कोई जा रही है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली अपने पेरेंट्स के भी टच में हैं, तो हम जाने नहीं देते। फिर नहीं, चैलेंजिंग तो बहुत है, बहुत सी समस्याएं आती हैं बीच में, पर हमारा भी क्योंकि हम लोगों ने ठान ली है कि बच्चियों को पढ़ाना है और स्कूल हाई स्कूल तक नहीं, उनकी जिंदगी बनानी है, तो फिर हम सब कुछ करेंगे। टीचर्स आपके बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाती है, वो क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है उनको? वो आपको कभी देखनी भी चाहिए। हम लोग ट्रेनिंग ये करते हैं कि पहले तो जैसे मैं बताऊं, हमारी केजीबीवी गांव की टीचर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग करते हैं, मर्दों को भी करते हैं। तो पहले औरतों को ही पूछते हैं कि आप बताइए, ग्रुप्स में होता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे रही, आपके साथ क्या क्या था, कब शादी हुई, कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ और कैसी है। धीरे धीरे रोती हैं, सबके साथ प्रॉब्लम है। एक बार मैंने देखा मेरे ही टेबल पे, एक की शादी 4 साल में हुई थी, एक की 2 साल में, गौना शायद बाद में हुआ हो। रोती हैं बताते बताते कि उसमें से इतने केसेस निकल कर आते हैं। मैंने कहा देखिए आपके साथ ये सब हुआ, तो आपके पास ये सब बच्चियां हैं, आप इनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहती हैं? हाँ नहीं, इनके साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगी? तो इसको बदलना चाहिए ना। फिर हम समझाते हैं, फिर हम उनको पूरा करिकुलम हमारा बना है वो देते हैं, उसी की ट्रेनिंग पूरी होती है। लेकिन सबसे पहले एक समझ बनाते हैं कि औरतों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। मर्दों की भी ट्रेनिंग करते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है, उनको लगता है कि इट्स ऑल अगेंस्ट मैन। फिर ये समझाते हैं अगेंस्ट मैन नहीं है, अगेंस्ट द सिस्टम है। हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं और इसमें आपको भी नुकसान है ऐसे ढांचे से। और फिर लड़कों का कैंप किया हमने, 78 लड़कों का फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें उनको चैंपियन बनाया कि तुम अपने गांव में कैसे रोकोगे, क्या करोगे, और पहले खुद भी ना करोगे ये सब। सड़कों पे सीटियां मारना, लड़कियों को छेड़खानी करना, ये आपको भी नहीं करना चाहिए, तो कैसे करोगे? इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जो आपको जीने की राह दिखाए। वो स्किल्स, आपके पास लाइफ स्किल्स होने चाहिए, वो नहीं स्कूल दिखाते। वो समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। ये सिखाता है, ये कहता है कि जो स्टडी है वो सिर्फ एग्जाम बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ नंबर बेस्ड नहीं है, क्या सीख रहा है वो, और बाकी कॉलेजेस और स्कूलों में शायद ये बहुत कम है। और यही वजह है कि जो आपके फाउंडेशन है वो औरों से बहुत अलग है। और जितने बच्चे वहां से पढ़ के भी निकल रहे हैं वो वाकई बेहद तारीफ करते हैं इस चीज की, क्योंकि वो बाकी जगहों पर वो जो सीख है वो नहीं मिलती है उनको। हाँ, तो मैं सोचती हूँ ना कभी काश मेरा स्कूल भी ऐसे होता। राइट जैसे एक हमारी बच्ची ने कहा प्रेरणा की कि आंटी, मैंने कहा दुनिया कैसे बदलेगी? तो कहती है आंटी सारी दुनिया में अगर प्रेरणा सब जगह हो जाए तो दुनिया ही बदल जाए। एंड वाकई आई एम टेलिंग यू कि हमारा फोकस है कि लाइफ लर्निंग आउटकम्स पे, सिर्फ लर्निंग पे नहीं है, लाइफ पे है कि इसके हम चलिए लर्निंग का रिजल्ट ठीक है, पर लाइफ का रिजल्ट क्या होगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अस। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स को नहीं हम देखते, लेकिन हमारे रिजल्ट्स को देखने का एक बहुत विस्तृत हमारी दृष्टि है कि केवल आपके जो एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी होना चाहिए, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा आपके लाइफ के क्या रिजल्ट होंगे उस पे हम देखेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि जितने बच्चे वहाँ से पढ़ भी रहे हैं और जितना डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया जाना, तो एक जो अलग पेश करती हैं वो चीजें जो बाकी जगहों पर नहीं, और ये चीज पहले भी बोली। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि टीचर्स को अलग ट्रेनिंग देना, क्योंकि वो बाकी स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, हाँ। क्योंकि वो एक डिग्री उनके पास होनी चाहिए, उस हिसाब से उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि हम कैसे उसको काउंसलिंग में इन्वॉल्व करते हैं और फिर उनके पेरेंट्स से बाकायदा पूरी तरीके से जुड़ाव बनाए रहते हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके साथ कुछ होता है हम डायरेक्ट पेरेंट्स से बात करते हैं। हालांकि अगर बात करें कैसा इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है इस पर? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा है। मैं बताऊं क्या, जैसे पहले जब शुरू किया था तो 30 लड़कियों को हम घर घर जाके लेकर आए। एक फैमिली थी, उनकी तो 8 बेटियां थीं। इन्होंने हमको बताया 3 हैं, 3 आने लगी। फिर मुझे पता चला और भी हैं, तो मैं गई, मैंने कहा क्या है था, तो वो कहने लगी कि पति से छुपा के भेजा है, सबको भेज दूंगी वो देख लेंगे। 2-3 नहीं नजर आती हैं 8 में। और आज आप देखिए तो बहुत से फादर्स ही अपनी साइकिल पे लड़कियों को लेकर आ रहे हैं स्कूल्स। दूसरा, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग्स में सिर्फ मदर्स आया करती थी, अब फादर्स भी आते हैं। फादर्स में भी बहुत अंतर आया, क्योंकि उनको लगने लगा है कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं। तो बहुत देर लगी है और बहुत कुछ मेहनत लगी। हमारी जो प्रिंसिपल हैं, हमारी जो टीचर्स हैं, आई एम टेलिंग यू, हैट्स ऑफ टू देम, जो इतनी मेहनत, पुलिस थाने जाना, उनके घर जाना, सब कुछ लगा रहता है हमारे यहाँ। कि बिकॉज हमने सोचा है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है तो हमको अच्छी तरह से निभानी चाहिए। और जब आप लाइफ आउटकम्स को, लाइफ के रिजल्ट को देखिए, तब आपको बहुत कुछ करना होता है। और हमारे टीचर्स भी, पहले तो पूरा फीमेल स्टाफ है, तो फीमेल स्टाफ को समझ में आता है, उनकी लाइफ में भी सब लेडीज, चाहे बड़े तबके की हों चाहे छोटी तबके हों, आप एक सर्वे ले लीजिए, 99% के साथ कभी कुछ ना कुछ कोई दिक्कत है। तो वो समझती हैं। और उनको जब हम समझाते हैं कि आपका टीचर केवल क्लास में पढ़ाना नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब, ये आपको करना है, बहुत मन से, दिल से करती है। मैंने देखा कि कितने बच्चों के पास पैसा नहीं, इकट्ठा करके दे रही हैं। फादर की जॉब चली गई, मर गए, कुछ हो गया, मुझे बगैर बताए ही अपने ही आप पैसे वैसे इकट्ठे करके इनका हेल्प करती। तो एक वो एम्पैथी बन जाती है ना। आफ्टरनून शिफ्ट लगाने के पीछे की क्या वजह है? 2 वजह हैं। एक तो वजह ये है कि बिल्डिंग तो हमारे पास एक ही है, राइट, तो बिल्डिंग सुबह मिलेगी नहीं, पहले हम इतना पैसा कहाँ से लाएं। अब ये मुझे लगता है कि फ्री है, बिल्डिंग रखी है, क्या उस बच्चे तो चले जाते हैं 1:30 बजे, तो बाकी ऐसे ही है ना, तो लिया। लेकिन उसका पता फ़ायदा क्या हुआ, बहुत सी लड़कियां हमारे यहाँ काम भी करती हैं, घरों में काम करना वगैरह, और इसीलिए स्कूल नहीं जाती हैं। आफ्टरनून का था तो उनको लगा हम काम भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। एक ज़माना था 50% ऑफ आवर गर्ल्स वर वर्किंग, अब कम हो गया है थोड़ा, क्योंकि पहली लड़की ने अगर काम किया है, अब स्कूल में पढ़ते पढ़ते बाकी बहनें अब नहीं कर रही हैं, लेकिन तब भी बहुत है, तब भी बहुत है, इट्स अबाउट 25 और 30%। तो वो तो जा ही नहीं सकती। हमने फिर स्कूल के लिए NIOS भी लिया, क्योंकि NIOS में मान लो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो 15 साल की हैं, कभी स्कूल गई नहीं, या आपके पहली कक्षा में जाके ड्रॉप आउट हो गई, क्यों, घर में और बच्चे हो गए, उनको देखना है, माँ की हेल्प करनी है। अब CBSE, UP बोर्ड वगैरह आपको इस उम्र में स्कूल एंट्री नहीं देता है, NIOS देता है, और फ्लेक्सिबल भी है। आप 4 इम्तहान अब लीजिए, 4 फिर लीजिए, और इतने आपके कामकाजी जीवन में इट कैन फिट इन नाइसली, वो भी करते हैं। हमारा ब्रिज कोर्स भी चलता है, क्योंकि 15 साल की बच्ची, हालांकि स्टैंडर्ड उसका क्लास 1 का ही है, वो उसमें नहीं बैठ सकती 5 साल की बच्चियों के साथ, दोनों को नुकसान है। तो हमने कहा नहीं, एक अलग क्लास चलाएंगे जिसमें 11, 15, 18, एक तो मदर भी थी 21-22 साल की, वो भी थी, और उनको फिर हम एक साथ पढ़ा के जिस लेवल पे उससे जल्दी जल्दी उनको ऊपर करके फिर मेन स्ट्रीम कर देते। डॉक्टर श्री, आपको क्या लगता है अभी भी और ऐसे चेंजेस की जरूरत है सोसाइटी में हमारे? आप तो बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन जो अभी भी एक जरूरत होती है कि अभी बदलाव लाने बाकी हैं, ऐसा लग रहा है? बहुत बदलाव लाने बाकी हैं, ह्यूज। आप रोज अखबार पढ़ लीजिए, दिल टूटता है रोज देखकर। उसको तो छोड़िए, हमारे अपने ही यहाँ इतने सारे किस्से होते रहते हैं कि कभी तो सर पकड़ लेते हैं कि कैसे ये सब बदलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, समाज बदला तो है। अब जस्ट सिंपल एग्जांपल, मेरी नानी की शादी 13 साल में हुई, मेरी माँ की 16 साल में, मेरी फिर भी 17, साढ़े 17 से 18 में हुई।
मेरी बच्ची की 31 साल में हुई, एक बड़ी है उसकी तो हुई नहीं है, तो एवरेज ठीक हो गया ना, लेकिन चेंज भी तो कितना आया है, राइट। और दूसरा, एक ज़माने में लड़कियां बिल्कुल पढ़ती नहीं थीं, अभी भी गैप है, लेकिन इनरोल तो होती हैं। अच्छा, एक ज़माने में लॉज नहीं थे डोमेस्टिक वायलेंस के, अब हो गए हैं। डाउरी का वो लॉ नहीं थी, अब हो गई है। कोई मानता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन लॉ तो है। अब डरा धमकाकर जहाँ पे आप यूज तो कर सकते हो, पहले तो नहीं था। सो चेंज हुआ, इट्स टू स्लो, इट्स टू स्लो। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि अभी पुरुष नहीं समझ पाए हैं कि ये ढांचा उनके भी उनको लगता है उनके पास सत्ता है, सत्ता के साथ और भी बहुत कुछ है, प्रेशर भी कितना। अब मानिए एक आंकड़ा जो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, कि आप बताइए टू एवरी 4 men who commit suicide, only 1 woman commits suicide. चौगुना है मर्दों का सुसाइड का रेट। ये फार्मर्स सुसाइड, ये क्यों? क्योंकि प्रोवाइडर बनने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता तो खुद को मार, बच्चों को मारना, ये सब हो जाता है। विमेन आर मोर एबल टू bear द प्रेशर, नॉट मेन। तो इस मतलब ये ढांचा इतना हाई प्रेशर है, और ये जो असमानता बनी हुई है उसमें सबको नुकसान है और सबको बदलना चाहिए। अब देखिए, सिस्टम को बदलने के लिए एक तो आपको मूवमेंट चाहिए, बहुत से लोगों के मन बदलें तो फिर सिस्टम बदलता है। इसीलिए शिक्षा में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम अगर बचपन से किसी का मन बदलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। यही तो अगली पीढ़ी है, इनके मन बदलेंगे तो कितना कुछ बदल जाएगा। साथ में अब हम वेट नहीं करते कि इनको तो पिसा दीजिए, पेरेंट्स के बहुत साथ कम। तो आई विश ऑल स्कूल्स वुड लर्न टू डू दिस, आई रियली विश दैट, कि और स्कूल भी अगर समझें। अब देखिए आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जेंडर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। शक्ति मिशन देख लीजिए, बिल्कुल। आजकल नवरात्रि है, देवियों को तो पूज ही रहे हैं, तो जिंदा वाली देवियों को क्या कर रहे हो? तो अगर जब हम इसके भी जब बातें करती हैं तो इसमें अगर ये बात दोहराए बार बार कि देवी सिर्फ वो नहीं है जो मूर्ति है, आपकी तो साक्षात अलाइव कितनी देवियां हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हो? तो फिर क्या फायदा उस पूजा का, व्रतों का? देवी पूजा का मतलब है सब देवियों की पूजा, वो करिए ना। हाँ, मंदिर जाइए ना जाइए, इतना कर लीजिए। क्या आपने इंटरनेट का भी सहारा लिया है? इंटरनेट का लिया है। हम लोग बहुत बड़ा एक इंडियाज डॉटर्स कैंपेन चलाते हैं जिसमें लाखों लोग जुड़ते हैं। इंटरनेट से ही हम लोग डिजिटल बहुत कुछ कर लेते हैं। हम लोगों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है और उसको ना छोड़ेंगे। मुझे लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट और आपको बहुत इम्प्रूव नहीं, देखिए इम्प्रूवमेंट तो जब तक ये बदलता नहीं तब तो आपको करते ही रहना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, अब उसको हम किस तरह यूज करें वो भी हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अभी तो नया है, इसको स्टडी कर रहे हैं, उसको भी यूज करें ताकि हमारा स्कोप बढ़े। तो ये आपके जिस तरीके से आप पढ़ाई करवा रही हैं बच्चों को, जिस तरीके से सारा कुछ मैनेजमेंट है उसमें आप बिल्कुल यूज करना चाह रही हैं एआई। आई वांट टू यूज दैट एंड ऑल्सो कि एआई को लेके हम अपनी मैसेजिंग और भी कितना हमारा जो एक मैसेज है उसको हम दूर दूर तक किस तरह फैला सकते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, पर जैसे हमारी बच्चियां बहुत सी, उनकी अलग अलग कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं। अब हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा तो कर ही रहे हैं, एआई के साथ वो और मल्टीप्लाई हो सकता है, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कैसे लेकिन करें। आपने बताया कि बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी काम हो रहा है, लेकिन अगर बात करें, आपने बोला कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर भी हम लोग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शिक्षा दे रहे हैं उस पर भी कि जो इतना भेदभाव है जाति को लेकर खास तौर पर, बदलना बिल्कुल जरूरी है। उसको लेकर क्या सोच है आपके और किस तरीके से आप बच्चों में ये भावनाएं डाल रही हैं? अच्छा देखिए, पहले तो हम डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं बहुत। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स बने हुए हैं कि कहाँ इक्वालिटी एक बिल्कुल कॉर्नरस्टोन है, उसका फाउंडेशन है एक। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता, किसी को नहीं समझ में आता कि हम सिटीजन्स हैं, इक्वालिटी का राइट है, इक्वालिटी का एक बिल्कुल हमारा फाउंडेशन है, तो हमको वो पालन करना चाहिए उसका। उनको लगता है कि हम जाति व्यवस्था में विश्वास करते हुए, उसको प्रैक्टिस करते हुए, लिंग भेद का जो
उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी इक्वल हो सकते हैं। तो बच्चों को ये समझाना कि नहीं, अगर आप डेमोक्रेटिक सिटीजन हो तो ये सब बातें छोड़नी पड़ेगी। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। गांव में ये ज़्यादा होता है, तो हमने गांव के बच्चों को पूछा, बड़े बच्चे थे, मैंने कहा बेटा बताओ कि यहाँ पर क्यों आपस की जातियों के बीच में जो है उसमें कई नियम बने हैं, इसके घर में खा नहीं सकते, उसका छुआ नहीं खा सकते, ये सब तो क्या है नियम? अरे बहुत हैं। मैंने कहा तो बताओ ना। तो कुछ ऐसे बता रहे थे पर ऑर्गेनाइज नहीं था। मैंने कहा ऐसे करो, घर में इंटरव्यू करके आ जाना और फिर बताना, लिख कर लाना। गए, पहले तो कईयों ने तो मना ही कर दी, क्या बकवास है, लेकिन कोई चाची, मामी, मासी किसी ने बताया तो लिख कर ले आए। तो बताने लगे अरे 6 फुट दूर रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, वो बैठेंगे, बहुत से नियम थे। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा तो ऐसा करते हैं स्कूल में भी ये सारे के सारे नियम लागू कर देते हैं। कहते अरे नहीं नहीं नहीं। मैं कहा क्यों? कहते फिर हम लोग दोस्ती कैसे करेंगे, दोस्त कैसे बनेंगे? तो मैंने कहा आपको गांव में दोस्ती नहीं करनी है, वहां पे नहीं, समानता का नियम वहां पे क्यों नहीं लागू करते हो? फिर कहते हमारी कौन सुनता है। मैं कहा अच्छा, कुछ चाहिए होता है तो खूब सुनवा लेते हो, खासकर लड़के। हाँ, तो इसमें क्यों नहीं आप? हाँ, तो इसीलिए नहीं उसी की बात करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा लेकिन आप जो स्कूल में सीख रहे हो घर में चर्चा करो ना। हाँ, पर स्लोली, आपको पता है वो तो और भी जटिल समस्या है, इसलिए उसको बहुत धीरे धीरे, बहुत सेंसिटिवली करना पड़ेगा, और वो भी मुझे लगता है शिक्षा के द्वारा ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्वशी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और तमाम जानकारियां देने के लिए, जो कि आज बेहद ही जरूरी है सोसाइटी में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। तो आज हमारा खास सफर था डॉक्टर उर्वशी साहनी जी के साथ, और एक ऐसी नारी शक्ति जिन्होंने अपनी ज्ञान, दृष्टिकोण और समर्पण से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, बल्कि समाज में महिलाओं और बेटियों की आवाज को नई पहचान भी दी है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब एक महिला ठान लेती है कि बदलाव लाना है, तो कोई भी राह जो है वो कठिन नहीं होती। वो न सिर्फ खुद के लिए रास्ता बनाती है, बल्कि औरों के लिए भी संभावनाओं के दरवाजों को खोल देती है। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ऐसे ही सशक्त नारियों की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचे हर वो कहानियां जो न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की नींव भी रखती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर करें नारियों के अद्भुत योगदान का सम्मान, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तभी राष्ट्र सशक्त होता है। फिलहाल